और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए क्लास 12 के साथ साथ में जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी इस तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो वो प्रश्न आप लोग आसानी से बनाकर आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने। सबसे पहला ये समझिए त्रिपुरी कहाँ पर है। ये त्रिपुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर के नज़दीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के नज़दीक है त्रिपुरी। और इसी त्रिपुरी में 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में यानी 1939 का जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे। और इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक तो आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, इसको सुभाष चंद्र बोस हम लोग लिखें SC बोस को। और दूसरा जो उम्मीदवार था वो था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये दोनों उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी का समर्थन प्राप्त था, यानी पट्टाभी सीतारमैया के तरफ से गांधी समर्थन कर रहे थे कि अध्यक्ष कौन बने, पट्टाभी सीतारमैया बने। कब? तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में गांधी जी समर्थन कर रहे थे किसको, पट्टाभी सीतारमैया को। चुनाव हुआ, इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए और इस चुनाव में अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने। जैसे सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते और गांधी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए, इस बात की जानकारी गांधी जी को लगा कि गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, इसकी हार हो गई। जैसे गांधी जी को इसकी जानकारी हुई तो गांधी जी ने इसी समय कहा ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। क्या कहा? पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। और इस बात की जानकारी सुभाष चंद्र बोस को लगी कि गांधी जी इस तरह का बात बोल रहे हैं। इसी समय अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाए। और जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया? बचे हुए कार्यकाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था, राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूरा किया था। इस तरह से प्रश्न आएगा कि बताइए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इनके बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था? वहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया किसी भी परिस्थिति में आंसर नहीं कीजिएगा। पट्टाभी सीतारमैया ने बचे हुए कार्यकाल को पूरा नहीं किया था, बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। प्रश्न पूछा जाएगा 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। और इसी समय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही, इसी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही एक नया अपना संगठन बना लिया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी समय इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी समय इन्होंने 1939 में ही किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। जब इन्होंने अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने एक नया संगठन अपना बना लिया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। तो ये था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इससे ही संबंधित एक और प्रश्न आएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस
इसमें जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। निर्विरोध मतलब इसके विरोध में कोई खड़े ही नहीं हुए थे, जिसको चुन लिया गया था अध्यक्ष। और इस तरह से 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब एक प्रश्न और आएगा कि ये जो हरिपुरा है ये कहाँ पर है? हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? हरिपुरा गुजरात के अंदर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इस दोनों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर। अब सुभाष चंद्र बोस से थोड़ा और सवाल हम लोग डिटेल जाते हैं। एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं, इसका पूरा डिटेल इस तरह से यहाँ पर है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरा डिटेल सुभाष चंद्र बोस से ही सवाल यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा पराक्रम दिवस में किनका जयंती मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाते हैं पराक्रम दिवस में। क्लियर। और उसके बाद जो है 23 जनवरी 1897 का इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। और इसी सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। इसी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा किसने दिया था? ये भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा बहुत ही फेमस है, जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन? तो पहला जय हिंद, दूसरा दिल्ली चलो और तीसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों ही नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस का जयंती भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बनते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते। ये हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न आया कि 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, अभी हम लोग पढ़ चुके। ये कांग्रेस के 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इन्होंने अध्यक्ष पद बाद में इस्तीफा दिया, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस ही। और उसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो 1939 में ही एक नया संगठन बना लिया, और इस संगठन का क्या नाम है? तो इस संगठन का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो इनके बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। ठीक है। तो ये सवाल जो है एक ही। सबसे पहला चीज़ बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही बात है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता बोलिए या इसी को बोलिए हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये जो है दोनों एक ही बात है। अब इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि किस टाइम पीरियड, यानी कब से कब तक के टाइम पीरियड को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, यानी कब से शुरू होता है और ये कब तक का जो अवधि है जिसको कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। यही फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पर आपको ये वेरिएशन करते हुए दिखाई पड़ेगा।
अलग अलग बुक के अंदर में इसका टाइम पीरियड अलग अलग है, लेकिन आप अभी मान के चलिए, और जो ज़्यादा बुक के अंदर दिया गया यही 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व, इसको किस आधार से इसको रखा गया है, ये भी प्रश्न आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है तो वो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कार्बन 14 के आधार पर। ये टाइम पीरियड किस आधार पर फिक्स किया गया है? कार्बन 14 के आधार पर ये टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। अब आप लोग कहिएगा कि ये कार्बन 14 है क्या? कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, जिसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को कार्बन 14 कहते हैं। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब एक और सवाल आएगा कि ये जो कार्बन 14 है, जिसको कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, इसका खोज किसने किया है? इसका जो खोज किया, इस कार्बन 14 का खोज किया है, वो खोज किया है वी.एस. लिविदेव ने। वी.एस. लिविदेव एक वैज्ञानिक है। वी.एस. लिविदेव एक वैज्ञानिक है और ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। कहाँ के? अमेरिका के। और इसी वी.एस. लिविदेव ने 1946 में कार्बन 14 का खोज किया है। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रखा गया है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न आएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये जो लगभग में है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। अब एक प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, वो आकार किस प्रकार का? आकार यानी इसका जो एरिया है वो त्रिभुजाकार है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, त्रिभुजाकार, और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला भी है। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो हम लोग आंसर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। इसको किसके अंदर रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसको रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसको रखा गया, इसको भी याद रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कहिए या इसी को बोलिए प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर इसको रखा गया, इसी को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आपको प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंदर रखा गया, तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और भी इससे ज़्यादा चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये वाला बीच वाला जो एरिया है, ये मान के चलिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये जो है आप इस आधार से, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। नॉर्थ हो गया यानी उत्तर, ये आप लोग समझ जाइएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और इस तरफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पूरब। ये क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। और इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, यही प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, ये पूरब में जो है, ये है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूरब में जो है बिंदु वो क्या? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का
सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? तो सबसे पूर्वी बिंदु हो गया आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब एक और प्रश्न आएगा, ये किस नदी के किनारे है? अगर नदी की बात किया जाएगा तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु। सबसे पूरब में कौन सा बिंदु हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये हो गया आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, और जो है किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। उसी तरह से बात किया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो है सूतकांगेडोर। याद रखिएगा, ये कौन सा जगह है? सूतकांगेडोर। और ये जो सूतकांगेडोर है ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और ये जो बलूचिस्तान है ये कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु है सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर आएगा कि ये किस नदी के किनारे? तो नदी की बात किया जाएगा तो ये दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नदी की बात किया जाएगा तो कौन सा नदी है? दास्क नदी। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है मांडा। और ये जो मांडा है, ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे है? और नदी की बात किया जाए ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है तो ये दक्षिणतम बिंदु है दाइमाबाद। कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद। और ये जो दाइमाबाद है, दाइमाबाद कहाँ पर है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? तो ये परवरा नदी के किनारे। और कहीं कहीं पर आप लोगों को गोदावरी नदी भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा आप लोगों से इस तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर वर्तमान की बात करें तो किस राज्य में है? आलमगीरपुर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। ठीक है। और नदी की बात किया जाएगा किस नदी के किनारे? तो ये हिंडन नदी के किनारे। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु हो गया सूतकांगेडोर। और ये जो सूतकांगेडोर है कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नदी की बात किया जाएगा किस नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है। इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये है कौन सा है? मांडा। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और नदी की बात किया जाएगा किस नदी के किनारे? तो ये नदी हो गया चिनाब नदी। क्लियर। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये कौन सा है? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। नदी की बात किया जाएगा तो परवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया जो पूरा था वो कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया वो कौन सा स्थल है? तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा यूनेस्को। ये सवाल आता है, यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए, यूनेस्को यहाँ से इस तरह से पूछा जाएगा, यूनेस्को द्वारा घोषित पहला स्थल यानी यूनेस्को द्वारा चयनित, यूनेस्को के द्वारा घोषित सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, तो ये है मोहनजोदड़ो। कौन सा जगह है? ये है मोहनजोदड़ो, है ना। ये कौन सा जगह है? तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को 1980 में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल बना जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अब एक और सवाल आएगा इसी से, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। यानी इस तरह से प्रश्न बना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो भारत में है यूनेस्को द्वारा उसको घोषित किया गया हो। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का पहला स्थल
जो यूनेस्को द्वारा उसको घोषित किया गया, ये है धौलावीरा। और ये भारत में पहला स्थल, अगर इस तरह से पूछा जाए, भारत का पहला स्थल, भारत का पहला स्थल, भारत की बात किया जाएगा कि भारत का पहला स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र रहा हो, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो वो है धौलावीरा। कौन सा जगह है? धौलावीरा, धौलावीरा। और ये धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो भारत में स्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और प्रश्न वाला क्या पूछा? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, वो भारत में पहला स्थल कौन सा है? तब हम लोग आंसर करेंगे धौलावीरा। और अगर भारत इसी प्रश्न से हटा देगा तब उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है। वैसे अगर मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। और ये जो मोहनजोदड़ो है, इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित, ये सारा संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो से संबंधित। हम लोग बात करते हैं भारत का पहला स्थल जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो वो कौन सा स्थल है? तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिला में। अगर धौलावीरा की खोज की बात करें तो धौलावीरा की 2 बार खोज की गई है। एक बार 1967-68 में, 1967-68 में जो खोज किया गया, ये जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा की खोज किया गया, जेपी जोशी के द्वारा। लेकिन विस्तृत इसको जो खुदाई की गई, विस्तृत बड़े पैमाने पर इसकी जो विस्तृत खुदाई की गई, अगर ये प्रश्न रहे विस्तृत खुदाई, तो इसकी विस्तृत खुदाई हुई थी 1990 में। कब हुआ? 1990 में। और 1990 में जो इसकी विस्तृत खुदाई हुई, इसकी विस्तृत खुदाई जो किया था, वह क्या था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, यानी RS बिष्ट ने। इसका विस्तृत खुदाई किसने किया? RS बिष्ट ने, ये याद रखिएगा आप लोग। इसकी जो बड़े पैमाने पर खोज किया था, वो बड़े पैमाने पर खोज किसने किया था? तो बड़े पैमाने पर इसका खोज किया था RS बिष्ट ने, बड़े पैमाने पर इसका खोज किया था RS बिष्ट ने। तो ये हो गया आपका धौलावीरा, ठीक है। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। इसका खोज जो है जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में किया जाता है। और विस्तृत खुदाई जो इसकी होती है वो होती है रविंद्र सिंह यानी RS बिष्ट के द्वारा 1990 में, ठीक है। ये सारा सवाल, जितना भी सवाल था, वो सारा सवाल सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था? पूर्व में कहाँ पर था? तो पूर्व में जो था वो आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर में था। और आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और नदी की अगर बात किया जाती, नदी भी आप लोग देख लिए हैं, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। अब आप लोगों से अगर ये इस बार पूरब वाला भाग पूछा था, हो सकता है अगली बार पश्चिमी बिंदु पूछ ले, उत्तरी बिंदु पूछ ले, दक्षिणी बिंदु पूछ ले। तो यानी जो भी आपसे अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप लोग जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह से आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए क्लास 12वीं में इतिहास में तो अच्छा नंबर आप लोग ले ही आएंगे। उसके साथ साथ में एग्ज़ाम के बाद यानी +2 एग्ज़ाम पास करने के बाद जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करिएगा तो वहाँ भी ये सारा सवाल देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद उस एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो बड़े ही आसानी से इन सभी सवालों को आप जवाब दे के आएंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। तो छोटा सा काम जाते जाते करना है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख कर बताइए कि आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।